कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने और सबसे ज्यादा खुलकर जो बात कही है वो ये कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं और वो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी समर्थक हैं, चाहे उनके आलोचक हों और चाहे उनके समर्थक हों, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और उन्होंने जो अपनी छवि बनाकर रखी है उससे ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने पलटकर मोदी की तरफ फेंका है, उछाला है, ये मुद्दा नहीं चलेगा। अगर केजरीवाल ने कोई और आरोप लगाया होता तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बार को लोग मान भी ले, लेकिन भ्रष्टाचार का जो आरोप उन्होंने लगाया है ये गोली उनकी बेकार जाएगी। लेकिन ये तो आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल का 12 साल पुराना एक बयान सुनवाना चाहता हूं। जब वर्ष 2011 में उन्होंने अन्ना आंदोलन के मंच से कहा था कि इस सत्ता की कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है और उन्हें डर है कि इस आंदोलन से निकले लोग भी जब इस कुर्सी पर बैठेंगे
तो कहीं वो भी भ्रष्ट ना हो जाएं। 12 साल पुराना उनका ही ये बयान सुनिए और देखिए कि कहीं वो उस समय अपने बारे में ही तो बात नहीं कर रहे थे। अब देखिए, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। अरविंद केजरीवाल इसी आंदोलन से निकलकर देश की राजनीति में आए और उन्होंने देश के लोगों से यह वादा किया कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देंगे, एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी वैक्सीन वो खुद बनेंगे। और आज उनके ही एक और नेता संजय सिंह को शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी अरविंद केजरीवाल ने 12 साल पहले जो कहा था, आज बिल्कुल वही हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या है। 51 साल के संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में आज गिरफ्तार कर लिया। यह वही घोटाला है जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और इस मामले में सीबीआई ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से भी 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। लगभग 2800 करोड़ रुपए के इस शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों की तरफ से जांच हो रही है। और आज जो कार्रवाई हुई वो सीबीआई ने नहीं बल्कि वो ईडी ने की है। आज ईडी ने सुबह सुबह करीब 7 बजे दिल्ली में संजय सिंह के घर पर छापा मारा और उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ करने के बाद आज शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान संजय सिंह कुछ इस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे जैसे उन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो, देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी की हो और सरकार उनसे डरकर अब उनकी गिरफ्तारी करा रही है। इसी साल 26 फरवरी को जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब उन्होंने भी गिरफ्तारी के दौरान इसी तरह से हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया था। लेकिन 8 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में आज भी जमानत नहीं मिली है। उस समय उन्हें लगता होगा कि वो हीरो बन जाएंगे। तस्वीरें आप देखते रहिए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे कितने खुश और कितने प्रसन्न थे वो, कैसे उन्होंने भी एक बड़ा जुलूस निकाला। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं गिरफ्तार होने की। लेकिन शायद उस दिन मनीष सिसोदिया ये नहीं जानते थे कि 8 महीने तक उन्हें अब जमानत नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगा होगा जैसे आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं और उस हिंदी फिल्म में नायक को गिरफ्तार किया जा रहा है। चारों तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये जो नायक हैं ये देश के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। और वो नायक भी जैसे हिंदी फिल्मों के जो नायक होते हैं वो जिस तरह हाथ हिलाते हुए गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, ठीक वैसा ही संजय सिंह भी आज कर रहे थे। अपनी इस गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने एक और वीडियो भी बनवाया जिसमें वो अपनी माताजी से उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके पैर छू रहे हैं। ये वो वीडियो है, उन्होंने ये वीडियो बनाया और अपनी माताजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया गिरफ्तारी से पहले। और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप ये सब कुछ पहले भी कहीं देख चुके हैं। थोड़ा याददाश्त पर जोर डालिए, आप ये सब कुछ पहले देख चुके हैं।
और आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये सब आप पहले देख चुके हैं। मनीष सिसोदिया जब इसी शराब घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे, तब उन्होंने भी ठीक इसी तरह से अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए अपना एक वीडियो बनवाया था। वो भी आप देख लीजिए। और मनीष सिसोदिया से पहले जब शिवसेना के सांसद संजय राउत को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब उन्होंने भी अपनी मां से ऐसे ही आशीर्वाद लेते हुए एक वीडियो बनाया था और बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ था। ये सब गिरफ्तारी से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी गिरफ्तारी अब एक फिल्म की शूटिंग जैसी बन गई है, जिसमें जमकर एक्टिंग होती है। भीड़ के रूप में समर्थकों को वैसे ही इकट्ठा किया जाता है जैसे फिल्म में एक्स्ट्रास को इकट्ठा किया जाता है भीड़ का सीन क्रिएट करने के लिए, और अलग अलग फॉर्मेट्स में उसके बाद वीडियो तैयार किए जाते हैं। और इसमें ज्यादातर नेताओं का जो फेवरेट डायलॉग होता है वो होता है, मोदी जी मुझसे डरते हैं, मोदी जी मुझसे डर गए हैं, उनसे कड़े सवाल पूछने के कारण ही मुझ पर यह कार्रवाई हो रही है और मैं झुकूंगा नहीं, मैं सवाल पूछता रहूंगा। जैसे पुष्पा फिल्म का डायलॉग था, मैं झुकूंगा नहीं। आजकल हर नेता यही डायलॉग मारता है, मैं झुकूंगा नहीं। और आज संजय सिंह भी यही कर रहे हैं। और उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने उनका भी एक वीडियो जारी किया है, जो गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने अपने घर में बैठकर रिकॉर्ड किया था। और इसका भाव ऐसा है जैसे संजय सिंह राष्ट्र के नाम अपना एक संदेश दे रहे हो। तो आपके नाम उन्होंने क्या संदेश दिया है गिरफ्तारी से पहले, आप वो भी देख लीजिए। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमारे देश में आजादी से लेकर आज तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता आए हैं, वो सिर्फ दो मुद्दे लेकर आए हैं, और ये दो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और गरीबी। आप याद करके देख लीजिए, हर पार्टी ने आपसे यही दो वादे किए हैं शुरुआत से, 1950 से लेकर अब 2023 तक, कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और हम गरीबी को खत्म कर देंगे। अब सोचिए, हमारे देश में आखिर ऐसा क्या है कि हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी ना तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए हैं और ना ही गरीबी को समाप्त कर पाए हैं। दोनों ही चीज आज भी जस के तस हैं, जबकि हर नेता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता ने भाषण दिया हो और उस भाषण में भ्रष्टाचार का नाम ना आया हो, उस भाषण में गरीबी का नाम ना आया हो। लेकिन ये दोनों चीजें ही आज भी हमारे सामने वैसे के वैसे ही खड़ी हैं, और आज भी 2023 में भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हो रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जब किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो वो इस मामले को इतना ज्यादा नाटकीय और राजनीतिक बना देता है कि लोग इस मामले की, यानी जो लीगल केस है, उसकी मेरिट में जाते ही नहीं।
और आज भी यही हो रहा है। देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार तो शुरू से रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। हमारे देश में अब तक न जाने कितने बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा में देखो तो ओम प्रकाश चौटाला गिरफ्तार हो चुके हैं, जयललिता गिरफ्तार हो चुकी हैं, डीएमके के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक परिवार हैं वो सब किसी ना किसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, या उन पर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई आरोप है। कई तो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में आरोप में पहले गिरफ्तार हुए, अदालत में दोषी भी साबित हो गए, उसके बाद उन्होंने जेल की सजा भी काट ली, लेकिन अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अदालत ने जब उन्हें दोषी पाया तो वो वाकई में दोषी थे। आज भी वो यही कहते हैं, अदालत के दोषी पाने के बाद, जेल की सजा काटने के बाद भी यही कहते हैं कि मैं बेकसूर हूं और ये जो है पूरा मामला जानबूझकर मुझे दबाने के लिए, हमारी पार्टी को दबाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि लोग हमसे डर गए। इसलिए ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि यह पूरा राजनीतिक मामला बन जाता है। लोगों को कभी यह पता ही नहीं चलता कि अदालत में कौन से आरोप साबित हुए हैं या किन आरोपों में किस भूमिका के तहत ये नेता गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए आज आपको सबसे पहले यही बताना चाहते हैं कि संजय सिंह जरूर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी है, संजय सिंह ये जरूर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे डर गए हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यह केस क्या है और इस केस में मेरिट क्या है। क्योंकि कल को कोई आपसे भी यह पूछेगा, हो सकता है अरविंद केजरीवाल ही कभी यह पूछ लें कि क्या आप जानते हैं कि आरोप क्या है, और किसी को नहीं पता होगा कि आरोप हैं भी या नहीं है। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपियों से सांठ-गांठ करके उन्हें इस बात के लिए राजी किया था कि वो चुनाव में आम आदमी पार्टी को चंदा दें। इस घोटाले में जब ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की थी तब उस चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी था, और इसमें एक और आरोपी का जिक्र किया गया था जिसका नाम है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अब इस मामले में ईडी की तरफ से सरकारी गवाह बन सकता है। तो दिनेश अरोड़ा जैसे ही सरकारी गवाह बना तो सरकारी गवाह जो होता है वो फिर सरकार की मदद करता है, वो अपने सारे आरोप और अपने सारे दोष कबूल कर लेता है और फिर सरकार की और एजेंसी की मदद करता है बाकी आरोपियों को पकड़ने में। तो सरकारी गवाह का काम यह होता है और दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को यह बताया कि शुरुआत में सबसे पहले उसकी मुलाकात संजय सिंह से ही हुई थी और बाद में संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में मनीष सिसोदिया से कराई और मनीष सिसोदिया ने ही दिनेश अरोड़ा को दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बारे में पूरी जानकारी दी। और जाहिर है यह भी बताया होगा कि इसमें बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कैसे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का सहयोगी बताते हुए यह लिखा कि संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए के चेक दिए थे और ये चेक मनीष सिसोदिया को मिले थे। इसके अलावा इस चार्जशीट में यह भी आरोप है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए चुनावों पर खर्च हुआ था और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। इसके मुताबिक ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले थे, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर नाम के एक व्यक्ति को दिए गए थे और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए। और इनमें विजय नायर उस समय आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज का काम किया करता था और ऐसा कहा जाता है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का एक बहुत ही प्रमुख सलाहकार था और इस तरह का जो फंड इकट्ठा करने का जो काम है और बाकी के जो काम है इस तरह के, वो विजय नायर किया करता था। विजय नायर अब गिरफ्तार हो चुका है और अभी जेल में है। इसके अलावा संजय सिंह पर आरोप है कि शराब घोटाले में शामिल बड़े बड़े बिजनेसमैन की मुलाकात संजय सिंह ही मनीष सिसोदिया से कराते थे और उन्होंने इन कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को अलग अलग चुनावों में चंदा देने के लिए भी कहा। लेकिन सोचिए, आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो क्या कहीं से भी आपको ऐसा लगा उनका चेहरा देखकर कि ईडी उन्हें इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घर से गिरफ्तार करके ले जा रही है? उनके चेहरे पर एक अलग तरह की संतुष्टि है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये इस बात का भी हो कि वो बेकसूर है, हम कह नहीं सकते क्योंकि ये तो अदालत तय करेगा।
ये जो कॉन्फिडेंस है ये दो ही चीजों पे आ सकता है, या तो वो जानते हैं कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं, या वो ये जानते हैं कि वो कसूरवार हैं, लेकिन इस समय उन्हें दिखना ऐसा है जैसे वो बेकसूर दिखे। कुछ समय पहले ईडी ने जब अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का जिक्र किया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि संजय सिंह ने ईडी की भी पैंट गीली कर दी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। आप केजरीवाल का कुछ दिन पुराना आज ये बयान भी सुनिए। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह आज रात ईडी के दफ्तर में ही रहेंगे और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की है, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको दिखाया। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि ईडी अपना एक दफ्तर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ही क्यों नहीं खोल लेती, जबकि बीजेपी ने कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है। आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए, और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। आज जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें सबसे जो दिलचस्प प्रतिक्रिया है वो है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ना तो खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, ना तो वो केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, ना खुलकर ये कह रहे हैं कि संजय सिंह बेकसूर हैं और जानबूझकर नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें तंग कर रही है, और ये भी कह रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर अगली बार उन्हीं का कोई नेता अरेस्ट हो गया तो इस मुद्दे को जीवित रखना भी जरूरी है, लेकिन संजय सिंह का साथ भी नहीं देना है। क्योंकि अभी हाल ही में आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते पंजाब में पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के भी एक विधायक को अरेस्ट कर लिया था, और तब से कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नाराज है कि आपने हमारे एक विधायक को अरेस्ट क्यों किया। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है
कि अगर एक गठबंधन में 25-26 पार्टियां हैं और उस गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो सारी जो पार्टियां हैं वो मिलकर उस भ्रष्टाचारी नेता का बचाव करती हैं और कहती हैं कि हम क्योंकि जनता का मुद्दा उठा रहे थे, हम जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए हमारे खिलाफ ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, गलत आरोप लगाकर हमें अरेस्ट कर लिया, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे हैं। और सारे जो नेता हैं वो मिलकर उस नेता का जो गिरफ्तार हुआ है बचाव करने लगते हैं। होना यह चाहिए कि ये सारे नेता ये कहें कि अगर वो दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वो निर्दोष हैं तो हमारे देश में अदालतें हैं, अदालतें खुद देखेंगी कि कोई नेता कितना दोषी है, उसके खिलाफ कितने सबूत हैं या उसे गलत फंसाया जा रहा है। जैसे मनीष सिसोदिया का केस आप देख लीजिए, 8 महीने पहले वो गिरफ्तार हुए और वो अभी तक बहुत बार अपनी बेल लेने के लिए, जमानत लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अदालत ने अभी तक 8 महीने में भी उन्हें जमानत नहीं दी है। तो अदालत भी तो कुछ देख रही है, अदालत के पास भी तो गवाह होते हैं, उनके पास सबूत होते हैं, उनके पास दस्तावेज होते हैं, तो अदालत पर तो कम से कम और जज पर तो कम से कम विश्वास रखना ही चाहिए। मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसका नाम है मधुशाला, और इसमें वो एक जगह लिखते हैं, मेल कराती मधुशाला, यानी जो मधुशाला है, यानी आज के जमाने में मधुशाला का मतलब बार, मतलब जहां शराब पी जाती है वो बार। और इस पूरी कविता में उनका जो भाव था वो ये था कि जो लोग एक बार में जाकर एक साथ शराब पीते हैं उनकी दोस्ती सबसे पक्की होती है। तो ये जो मधुशाला है ये मेल कराती है। लेकिन ये पंक्ति अगर आज के घटनाक्रम के हिसाब से लिखी जाए तो ये लाइन शायद होगी, जेल कराती मधुशाला, क्योंकि ये सारे लोग उस शराब घोटाले में ही जेल जा रहे हैं। तो आज की जो ये मधुशाला है ये सबको मेल नहीं करा रही, जेल करा रही है, क्योंकि ये मधुशाला मनीष सिसोदिया को तो जेल पहुंचा ही चुकी है, अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और अब बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, जो देश के बड़े बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो अंदाजा लगा रहे हैं, वो ये है कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से भी इस मामले में पूछताछ की थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने मकान के घोटाले में, जो उन्होंने अपना बंगला बनाया है, उसके घोटाले में भी सीबीआई ने उनके खिलाफ एक शुरुआती रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जिसे पीई कहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को मकान के घोटाले में भी अरेस्ट किया जा सकता है, इस मामले में भी अरेस्ट किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि क्या अगले चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आम आदमी पार्टी है ये वन मैन पार्टी है, और जिस दिन अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो गए उस दिन ये पार्टी वाकई में हर लिहाज से संकट में आ जाएगी। वैसे 51 साल के संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक है, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और वर्ष 2018 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा से अपना सांसद भी बनाया था। संजय सिंह का गृह जिला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है, और सुल्तानपुर में कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं उन पर कि संजय सिंह नेता बनने से पहले वहां एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्मों के टिकट बेचा करते थे, लेकिन बाद में वो राजनीति में आ गए और अब उन पर नोटों को ब्लैक करने का आरोप राजनीति में लग रहा है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आज सुल्तानपुर में जब हमारी टीम उसी सिनेमा हॉल के बाहर गई जहां पर वो एक जमाने में टिकटें बेचा करते थे, वहां बीजेपी के एक नेता ने संजय सिंह को लेकर यह बात कही कि वो नेता बनने से पहले यहां पर टिकटें बेचते थे। संजय सिंह को मैं ही नहीं, सुल्तानपुर के बहुत सारे लोग जानते हैं। संजय सिंह की कोई बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। आज तक जिसे आप शुभम थिएटर के नाम से जानते हैं, किसी जमाने में वो अवध टाकीज के नाम से जाना जाता था जी, और बहुत सारे लोगों ने देखा है, लोग जानते भी हैं कि पहले वो टिकट वहां पर ब्लैक करते थे। अब ये बड़ी स्क्रीन देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, और 11 साल पहले वर्ष 2012 में जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तब उन्होंने इसका नाम भी आम आदमी पार्टी ही रखा था, जो कि बिल्कुल अलग तरह का नाम था, यानी इसे आम आदमी की पार्टी वो बताते थे। और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार के कीचड़ को हमेशा के लिए साफ कर देगी। लेकिन मौजूदा आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं, और आज मैं वो आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप भी देखिए।
वर्ष 2020 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तब आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक इन चुनावों में जीत कर आए थे और इनमें भी 38 विधायक यानी 61% विधायकों के खिलाफ उस समय आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 53% विधायकों के खिलाफ हत्या और भ्रष्टाचार के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। यह आम आदमी पार्टी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा वर्ष 2020 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब उस सरकार में कुल 7 मंत्री थे, जिनमें से 4 मंत्री यानी 57% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें भी 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बाद में गिरफ्तार हुए और जेल चले गए और सत्येंद्र जैन को तो बाद में जमानत मिल गई कुछ शर्तों के साथ और मनीष सिसोदिया इस समय भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो ये 3 जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं केजरीवाल के बाद, ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं और इनमें से 2 अब जेल में होंगे। सत्येंद्र जैन अभी बाहर हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति ऐसी है कि आप समझ लीजिए कि वो भी राजनीति में अब सक्रिय थोड़े दिन तक नहीं रहेंगे। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां भी केजरीवाल की पार्टी के 92 में से 52 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में अब तक आम आदमी पार्टी के 15 से ज्यादा मंत्रियों और विधायकों को भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी शराब घोटाले में नाम आ चुका है। उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब उनके मकान के घोटाले में भी, बंगले के घोटाले में भी उनके खिलाफ सीबीआई ने एक मामला दर्ज कर लिया है। ये आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ आंकड़े हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हुआ और वो गिरफ्तार हो गए तो फिर आगे क्या होगा। पहला, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी एक 1 मैन शो है और अगर वो 1 मैन ही नहीं रहेगा, वो जेल में चला जाएगा तो पार्टी बहुत हद तक अस्थिर हो जाएगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए केजरीवाल पर कार्रवाई होने से उनकी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। तीसरा, आम आदमी पार्टी की छवि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी की छवि बन जाएगी जिससे उनका काफी नुकसान होगा। चौथा, इससे 2024 में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी जरूर प्रभावित होगा। और पांचवां, अरविंद केजरीवाल खुद को कभी भी कट्टर ईमानदार इसके बाद नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो अदालत की जो कार्रवाई है वो कुछ और बोलेगी और केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो कुछ और बोलेंगे। तो ये एक ब्लैक एंड व्हाइट है आम आदमी पार्टी का। लेकिन अब से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो पूरा ये जो समय है ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने ठान लिया है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी ऐसे मंत्री, जितने भी ऐसे मुख्यमंत्री, जितने भी ऐसे नेता, पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो सकते हैं, उन सब के खिलाफ वो इन चुनावों से पहले ही ऐसा लगता है कि कार्रवाई एक के बाद एक करते चले जाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया भर के लोग आईफोन के नए मॉडल से परेशान और निराश क्यों हैं। एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने आईफोन 15 लॉन्च करते हुए न तो दुनिया के सामने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन पेश किया और ना ही वो अपनी क्वालिटी को बरकरार रख पाई। एप्पल ने 22 सितंबर को आईफोन 15 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च किए थे और ये थे आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। इनमें भी आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स को एप्पल ने काफी खास और अलग बताया था क्योंकि इन दोनों मॉडल्स को पहली बार टाइटेनियम नाम की धातु से बनाया गया है जिसकी वजह से ये पुरानी सीरीज के फोन्स की तुलना में काफी हल्के हैं जिनकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होती थी। तो इस बार स्टेनलेस स्टील की बजाय टाइटेनियम की बॉडी बनाई है। भारत में आईफोन 15 प्रो की शुरुआती कीमत है 1,34,900 रुपए शुरुआती कीमत और इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक जाती है। आईफोन 15 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,59,900 रुपए है। लेकिन लाखों रुपए का फोन होते हुए भी इनमें कई तरह की शिकायतें पूरी दुनिया भर के लोगों को देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स ने लिखा कि टाइटेनियम से बने इन फोन्स में ओवर हीटिंग की शिकायत आ रही है, गर्म हो जाते हैं फोन, इनकी बॉडी पर कई तरह के स्क्रैच आ जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन फोन्स में कैमरा अलाइनमेंट सही नहीं है, यानी फोन के पीछे जो कैमरा लगा होता है उसमें कैमरा का जो लेंस है और कैमरे का जो कवर है वो ऊपर नीचे है, उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इन शिकायतों पर एप्पल ने भी जवाब दिया है और कहा है कि आईफोन 15 सीरीज के जो फोन
ओवरहीट हो रहे हैं, उसका कारण इन फोन्स की टाइटेनियम बॉडी नहीं है। एप्पल के मुताबिक इस ओवरहीटिंग का कारण एक बग है, और जब किसी मशीन के सॉफ्टवेयर कोड में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे बग कहते हैं। और एप्पल का कहना है कि आईफोन 15 के इन फोन्स में यही बग है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ी देर में ही गर्म हो जाते हैं। लेकिन एप्पल आने वाले दिनों में एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इस बग को हटा देगा और फिर ये फोन गर्म नहीं होंगे। इसके अलावा एप्पल ने कहा है कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के सेटअप और रिस्टोरेशन के दौरान बैकग्राउंड एक्टिविटीज बढ़ने से और थर्ड पार्टी एप्स की वजह से भी ये फोन ओवरहीट हो रहे हैं, जिस पर कंपनी की तरफ से काम चल रहा है। अब लोगों का कहना है कि अगर 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी एप्पल अपने आईफोन को लेकर ऐसी बातें कर रही है तो उनके साथ इससे बड़ा कोई धोखा और मजाक हो नहीं सकता। इससे भी बड़ी बात यह कि इस मामले में चीन अब भारत के खिलाफ एक साजिश रच रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर वहां के पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स ये लिख रहे हैं कि आईफोन 15 सीरीज के मॉडल्स भारत में असेंबल हो रहे हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए इनकी क्वालिटी खराब है। वो जो मेक इन इंडिया ब्रांड है उसे खराब करना चाहते हैं, उसके लिए दुष्प्रचार चीन कर रहा है। चीन में इस तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को बताया जाता है कि उन्हें भारत में असेंबल होने वाले आईफोन की पहचान कैसे करनी है और कैसे उन्हें मेड इन इंडिया आईफोन्स को नहीं खरीदना चाहिए। और इस कड़ी में चीन के सोशल मीडिया पर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि भारत के लोग क्योंकि हाथों से खाना खाते हैं और उनके खाने में अचार जरूर होता है या सब्जी होती है, इसलिए भारत में असेंबल होने वाले आईफोन 15 की पहचान आप उन फोन्स को सूंघ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भारत के लोगों के जो हाथ हैं जो वो शायद खाना खाने के बाद साफ नहीं हुए होंगे, तो आपको फोन में भी अचार की एक जो महक है वो आ जाएगी। और चीन के मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूरोप के देशों में भारत के बने जो आईफोन्स बेचे गए हैं उनमें से सिर्फ 34% हैंडसेट्स ही वहां के क्वालिटी टेस्ट को पास कर पाए हैं। और अब यूरोप के देशों ने भारत में बने आईफोन्स लेने से मना कर दिया है, जबकि यह खबर पूरी तरह से गलत है। सच्चाई है कि आईफोन 15 सीरीज के जिन प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के ओवरहीटिंग की शिकायत आ रही है वो मॉडल भारत में असेंबल हो ही नहीं रहे हैं। ये सारे मॉडल्स दूसरे देशों से डब्बे में पैक होकर भारत आ रहे हैं, इसलिए चीन का मीडिया भारत का मजाक उड़ाते हुए जो दावा कर रहा है वो गलत है। और हकीकत यह है कि चीन को भारत की उपलब्धि असल में हजम नहीं हो रही। एप्पल ने चीन में अपने आईफोन्स का उत्पादन अब बहुत कम कर दिया है और एप्पल ने कहा है कि वो भारत को अपना प्रोडक्शन हब बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने बड़े बड़े निवेश भारत में करने का ऐलान किया है। और इसी बात से चीन बहुत नाराज है, क्योंकि जो निवेश चीन में होना चाहिए था एप्पल का, वो निवेश अब भारत में हो रहा है। और एप्पल कंपनी चाहती है कि वो अब बड़ी संख्या में अपने फोन्स का निर्माण चीन की बजाय भारत में करेगी, और उसने शुरू भी कर दिया है। इसलिए चीन भारत को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहा है कि जो मेक इन इंडिया के तहत जो आईफोन भारत में असेंबल हो रहे हैं उन्हीं में यह समस्या आ रही है। चीन को डर है कि मेड इन इंडिया की जगह भारत सरकार का मेक इन इंडिया उसकी ताकत को कम ना कर दे और वो प्रोडक्शन के मामले में भारत से पिछड़ ना जाए, इसलिए वो आईफोन 15 में आ रही शिकायत को लेकर भारत के खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहा है। अब इस सब के बीच इस पूरी खबर में एप्पल को लेकर भी कुछ सबक छिपे हुए हैं जो आप सबको ध्यान से देखना चाहिए। पहला, किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी को कभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास ही क्यों ना हो, उसमें सुधार और कुछ नया करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और लगातार बदलाव करके ही कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को अपने साथ हमेशा जोड़कर रख सकती है। और शायद एप्पल ये बात भूल गया है। जिन प्रोडक्ट्स ने समय के साथ खुद को नहीं बदला वो बाजार से गायब होते चले गए और नोकिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आईफोन को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि उसे इसके डिफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चला। और यह एप्पल के क्वालिटी कंट्रोल पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा, इनोवेशन के बिना कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में एप्पल ने इनोवेशन करना बंद ही कर दिया है। उसके पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए कुछ भी नया नहीं है। आईफोन 13 के बाद बाजार में आईफोन 15 के जितने भी नए मॉडल्स आए हैं, आप असल में अगर आप देख लें आईफोन 12, 13, 14, 15,
इनमें आपको इनोवेशन की कमी साफ दिखाई देगी। एप्पल ने कुछ बदलाव नहीं किया है, छोटे मोटे जो कॉस्मेटिक बदलाव होते हैं कि 1 ग्राम वजन कम कर दिया या फिर आप समझ लीजिए कोई नई चिप लगा दी, जिसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। इसके बावजूद अगर आप देखें, ना तो एप्पल ने अपना डिजाइन बदला है पिछले कई वर्षों से, ना ही अपने फीचर्स में कोई बहुत बड़ी उन्होंने इनोवेशन की है, और फिर भी आईफोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन अभी भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे लोग आईफोन्स को इसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से खरीदते हैं। कई बार उन्हें पता होता है कि आईफोन के नए मॉडल में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इनोवेशन नहीं है, इसके बावजूद भी लोग इसे खरीद लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आईफोन खरीदना और अपनी जेब में रखना बड़ा कूल है। यानी वो सिर्फ नाम पर जा रहे हैं, ब्रांड पर जा रहे हैं, और इसीलिए आईफोन खरीदने के लिए आज भी लंबी लंबी लाइन लग रही है। अब बड़ा सवाल है कितने दिन तक ये लाइन रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात, हर प्रोडक्ट को नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा वो मोबाइल फोन बिकते हैं जिनकी कीमत 20,000 रुपए या उससे भी कम होती है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले मोबाइल फोन्स की सेल में 100% की वृद्धि हमारे यहां हुई है। पहले एप्पल और सैमसंग सिर्फ 2 कंपनियां ही प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल फोन बनाती थी, लेकिन अब ओप्पो और वन प्लस जैसी चीन की कई कंपनियां भी प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल फोन्स लॉन्च कर रही हैं। और एप्पल को इस नई चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर एप्पल ने अगले बार भी 1-2 साल तक ऐसे ही किया कि कोई नया इनोवेशन नहीं किया और कीमतें लगातार 2 लाख रुपए तक की ले गई, तो फिर लोग जो दूसरे सस्ते विकल्प हैं जिनके पास यही फीचर्स हैं, लोग वहां चले जाएंगे। चौथी बात, एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनी भी अपने बाजार का एक बड़ा हिस्सा अब खो रही है, यानी ये काम शुरू हो चुका है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में लोग आईफोन को छोड़कर अब गूगल का फोन ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जापान में पहले 58% लोग आईफोन यूज करते थे, लेकिन अब सिर्फ 46% लोग आईफोन खरीद रहे हैं, और यह बात उसकी सेल से भी पता चलती है। पिछले 3 क्वार्टर्स में एप्पल के मोबाइल फोन्स की सेल में लगातार गिरावट आई है। पांचवी और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री नए बदलाव के लिए हमेशा तैयार है। पहले एप्पल ने अपने इनोवेशन से नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियों को बाजार से खत्म कर दिया, और इसने बाजार में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसमें उसका कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, और अब वो समय आ गया है जब कोई नया प्लेयर बाजार में आएगा और वो आईफोन्स को वैसे ही पीछे छोड़ देगा जैसे आईफोन ने एक जमाने में नोकिया को और ब्लैकबेरी को पीछे छोड़ दिया था। इसलिए आईफोन को ये नई चुनौती अब स्वीकार करनी चाहिए, और यकीन मानिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार तो आईफोन ने कोई इनोवेशन नहीं किया, लेकिन अगर अगली बार जब आईफोन 16 आएगा उसमें भी अगर आईफोन ने कोई नया बहुत बड़ा एक्स फैक्टर नहीं दिया, तो दुनिया भर में आईफोन के जो यूजर्स हैं वो निराश हो जाएंगे और फिर वो कोई दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी आपको ये सलाह है, थोड़े दिन रुक जाइए, इंतजार कीजिए और देखिए कि आईफोन जो शिकायतें आ रही हैं आईफोन 15 में उन्हें कैसे ठीक करता है। और जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएं कि आईफोन ने इन शिकायतों को दूर कर दिया है, अब आपको तभी ये फोन खरीदना चाहिए। बड़ी खबर, आज ईडी ने, देखिए ईडी ने संजय सिंह को तो गिरफ्तार किया ही है, लेकिन आज ईडी ने मशहूर एक्टर रणबीर कपूर को भी एक बैटिंग ऐप के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। यह मामला महादेव नाम के उसी बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए मुंबई समेत कई शहरों में कुछ समय पहले रेड की थी, और इस मामले में सौरभ चंद्राकर की भूमिका का पता चला था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में किसी जमाने में जूस बेचने वाला यह सौरभ चंद्राकर ऑनलाइन और इलीगल बैटिंग का बिजनेस कर रहा था, और उसके इन बैटिंग एप्स के जरिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और फिल्मी लोग उसका प्रचार करते थे, और रणबीर कपूर पर भी ऐसा ही करने का आरोप है। सूत्रों से हमें पता चला कि महादेव बैटिंग ऐप के एक सहयोगी ऐप के लिए रणबीर कपूर ने एक विज्ञापन किया था, यानी उसे प्रमोट किया था, और इसके बदले में उन्होंने जो पैसा लिया वो कैश में लिया, और इसीलिए ईडी अब उनसे इस कैश के बारे में पूछताछ करना चाहती है कि उन्होंने ये पैसा नकद क्यों लिया। सौरभ चंद्राकर ने इसी साल दुबई में अपनी शादी की थी, और तब इसमें बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, अली असगर, भारती सिंह और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्हें उन्होंने बुलाया था, और वहां इन सारे तमाम लोगों ने शादी अटेंड की थी और परफॉर्म किया था, और इसके बदले में इन्हें लाखों रुपए फीस के रूप में दिए गए थे। अब इन सब से पूछताछ हो रही है।
बॉलीवुड के हमारे कलाकारों को अक्सर ऐसे लोगों की हमेशा तलाश रहती है जिनके पास बेहिसाब और अनअकाउंटेड पैसा होता है, और ये कलाकार इन पैसे वाले लोगों की पृष्ठभूमि से कभी कुछ मतलब नहीं रखते, ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। तो जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो ये उधर मुंह फेर लेते हैं, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी फ्रॉड हो, चाहे वो कुछ करता हो, उन्हें पैसे से मतलब होता है। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो वो अक्सर यही कहते हैं कि मैं तो एक एक्टर हूं, मुझे कानून के बारे में पता नहीं था और उन्होंने मुझे कैश दिया तो मैंने कैश ले लिया, मैं तो बड़ा भोला भाला इंसान हूं। अब सोचिए, रणबीर कपूर जैसे एक्टर को क्या जरूरत थी इस तरह से पैसे कमाने की, कैश और अपराधियों की पार्टी में जाने की, या फिर उनका विज्ञापन करने की। तो आज हम अपने जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा आपको आदर्श मानते हैं और वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर ये पाते हैं कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो हर कीमत पर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने के लिए वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब पैसा खर्च करने की ताकत रखते हों, और फिर ये लोग उन लोगों की शादियों में जाकर नाचते भी हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, उनके लिए मैसेज भी देते हैं और उनसे कैश में पैसा भी लेते हैं। तो ये अब बंद होना चाहिए। जीवन में जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती।